लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में आज ज़्यादातर मकामात पर सूखे का मौसम नजर आया, लेकिन बाढ़ के बाद जो पैदा हुई सूरत हाल है उससे भी हम निपट नहीं पाए। हालांकि जुनूबी और पहाड़ी इलाकों में जैसे कि किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, रामबन, उधमपुर और कठुआ में हल्की बारिश होने के साथ साथ दीगर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, खासतौर पे बर्फबारी ऊंचे इलाकों में। कश्मीरी महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर मकामात पर सूखे की हालात बने रहेंगे। सिर्फ कुछ अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान है, लेकिन ये मैदानी इलाकों की बात हो रही है। जोजिला दर्रे में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि आपको मालूम है कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जहां टेम्परेचर जोजिला में 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, यानी कि सर्दी की शुरुआत। तकरीबन 5 इंच बर्फ यहां पे जमा नजर आई। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे की रही। सिंथन टॉप पर 8 से 9 इंच बर्फबारी नजर आई, जबकि डॉक्सुम में तकरीबन 2 इंच बर्फ गिरने की इत्तला मिली है। वहीं अफसरान ने मुसाफिरों से खासतौर पे जोजिला और सिंथन टॉप जैसे बर्फ से ढके हुए रास्तों पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम लगभग 16 अक्टूबर तक फिलहाल जो है ड्राई रह सकता है। तो 8th को भी जो है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइट रेन फॉर ब्रीफ पीरियड। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 16 अक्टूबर तक। जम्मू में बारिशें अमूमन रहने के चांस हैं, हैवी रेन, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेन। और इस बीच फार्मर्स भी जो अपना जो रूटीन काम है वो 8 के बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें शाख तराशी का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो, दवा पाशी का काम हो। ये सारी चीज़ें जो है एक बार फिर 8 ऑनवर्ड जो है रिज्यूम कर सकते हैं। अब ठंड जो है देखो, बर्फबारी शुरू हुई है, जो हवाएं हैं खासकर सुबह शाम, इसमें चिलिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं, जिसके कारण सुबह शाम जो है ठंड बढ़ेगा। दिन में भी टेम्परेचर जिस हिसाब से रहा करता था अभी 30-31 के आसपास, उतना जाना अब मुश्किल है। टेम्परेचर जो अब दिन ब दिन कम होगा, तो फिलहाल इम्प्रूवमेंट के बाद जो है 24-25 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसे कश्मीर घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है, एक बार फिर से बंद हो चुका है। जी हाँ, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा और पहाड़ियों से गिरते पत्थरों ने रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। आज सुबह अफसरान ने तस्दीक की है कि हाईवे पर सफर करना इस वक्त बिल्कुल महफूज नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से साफ हिदायत मिली कि मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स तब तक सफ़र से गुरेज करें जब तक रास्ता पूरी तरीके से साफ और काबिल सफ़र न हो जाए। इसी के साथ ही मुगल रोड, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और घुमरी रोड और सिंथन रोड भी इस वक्त बंद कर दिए गए। इन रास्तों पर बर्फ़ की मोटी तहें जमा हैं और यहाँ पर सफ़र करना नामुमकिन है। सड़कें साफ करने का काम चल रहा है, तमाम तर मशीनें और मजदूर इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ के हालात वैसे नहीं हैं आमतौर पे जैसे नजर आते थे। अफसरान ने लोगों से गुजारिश की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और हर अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियली ट्रैफिक कंट्रोल की तस्दीक करें। उधर डोडा जिले में भी भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि 244 पर रघी नाला का इलाका पूरी तरीके से बंद नजर आया। रास्ते पर मलबा और गंदगी का एक जमावड़ा नजर आया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है। दोनों तरफ से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई लोग घंटों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया की ओर से रास्ता साफ करने के लिए मशीनें और टीमें भेजी गई हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ी हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो फिलहाल इस रास्ते से सफ़र ना करें। ट्रैफिक पुलिस से ताज़ा अपडेट लेते हुए रहें। और इसके अलावा भी यानी कि बर्फबारी सिर्फ ही बर्फबारी नहीं बल्कि दूसरी चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का जरिया बन रही है। सीज़न की पहली बर्फबारी ने मुगल रोड को सफ़ेद चादर में ढक दिया। बर्फ़ गिरते ही इंतज़ामिया हरकत में नजर आया। रास्ता साफ करने का काम फ़ौरन शुरू हुआ। बर्फ़ हटाने की कोशिशें तेज़ जारी है ताकि इस अहम सड़क पर आम आवाजाही बहाल रहे। मुगल रोड पर खासतौर पर पीर पंजाल के जरिए पुंछ और राजौरी ज़िलों को कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाली सड़क, और इस वजह से इसका पूरे तौर से खुले रहना इलाके की माली तौर पे, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ लाइन है ये। ज़िला इंतज़ामिया के एक सीनियर अफसर का कहना है कि सर्दियों में भी ज़रूरी रास्तों को खुला रखना और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना उनकी पहली तरजीह होगी।
तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप के इलाकों में करीब 18 से 20 इंच तक भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिसकी वजह से करना चौकीबल सड़क को एहतियातन बंद करना पड़ा। अफसरान ने 7 अक्टूबर 2025 तमाम गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी ताकि किसी किस्म का हादसा न हो। मौसम की सख्ती ने सफर करने वालों के लिए मुश्किलें पैदा की है। इंतजामिया की अपील है कि लोग घरों में ही रहें और आगे जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। ऑपरेशनल ज़रूरियात की वजह से जिन ट्रेनों को पहले 15 अक्टूबर 2025 तक रद्द किया गया था, अब उन सभी ट्रेनों को आगे ऑर्डर आने तक रद्द रखा जाएगा। मुसाफिरों से अपील की गई कि वो अपना सफ़र का प्लान बनाते वक्त इस जानकारी को ध्यान में रखें और अपडेट हासिल करने के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाएं। रेलवे इंतज़ामिया मुसाफिरों की सहूलत के लिए जल्द ही नई ट्रेनें शुरू करने जा रही है। तो बर्फबारी की वजह से कई जगह रास्ते ब्लॉक नजर आए। नेशनल हाईवे पे भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक बड़ा तासुर नजर आया, लोग परेशान नजर आए। कहाँ पे सूरत हाल ख़ास तौर पे ख़राब है, चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या नेशनल हाईवे 244 हो, उन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम आपको ग्राउंड से जानकारी देंगे। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से और विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधमपुर से। विक्रम, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्या सूरत हाल इस वक्त सड़कों की, और ख़ास तौर पर जो मौसम बिगड़ा उसकी वजह से क्या इस वक्त आवाजाही दूर दराज तक जाने वाले लोगों के लिए मुमकिन हो पा रहा है? देखिए आमिर, मैं आपको बताऊं कि लगातार हो रही 2 दिन से बारिशों के चलते इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे पहले देखने को मिला। जिस तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आज सुबह जो है वो बंद हो गया, क्योंकि बनिहाल रामबन से लेकर बनिहाल तक के बीच में मल्टीपल जगह पर जो है लैंडस्लाइड और मड स्लाइड जो है, शूटिंग स्टोन जो है वो हुए हैं, जिस वजह से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से ठप हो गया। और इसकी वजह से उधमपुर की जखैनी चौक में ही सारे ट्रैफिक को रोक दिया गया, आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये भी आपको मैं पहले बता दूं कि आज का जो डे प्लान जो एडवाइजरी जो जारी की गई थी वो मौसम साफ होने के रहने में ये की गई थी कि लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको आज जम्मू से श्रीनगर जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह लैंडस्लाइड जगह जगह पर हुई, उसके बाद से ही सारा ट्रैफिक जो है वो हाल्ट कर दिया गया, यानी कि पूरे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए बंद हो गया। इसी बीच ये देखने को मिला कि कई गाड़ियां जो थी वो बीच इस कच्छ के बीच ही फंसी रही जहां जहां लैंडस्लाइड हुए हैं, और कई गाड़ियां जो है उधमपुर यानी चौक में रोक दी, जिनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। और लगातार अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस जो है या अनाउंसमेंट के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार लोगों को इसके प्रति जो है वो जानकारी दे रही थी कि अगर आपने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना है तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जो है उससे जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करें। क्योंकि जिस तरह से चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई थी 2 दिन की, ये साफ तौर पर जाहिर था कि लैंडस्लाइड और जो बारिश है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो जरूर आएंगी। तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज जो है वो पूरी तरह बंद रहा। वहीं अगर दूर दराज इलाकों की बात करें तो पहले ही बारिश की वजह से वो प्रभावित हुए थे, लेकिन अब कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे लाठी क्षेत्र की बात करें या पंचेरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो संपर्क है सड़क मार्ग का जो थोड़ा बहुत खुला था, बीती रात हुई बारिश की वजह से ये भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिस वजह से अब स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं और लगातार लोग ये अब मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द ताकि लोगों को राहत मिले। बिल्कुल बड़ी बात है। और पीर पंजाल और उसके बाद का जो पूरा इलाका है वादी का, ख्वाहिश अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करें, ऊंचे इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, जम्मू की क्या सूरत हाल रही? क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा था कि 5 से 7 के बीच में बारिश और बर्फबारी की जो सिचुएशन है वो हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया था। क्या इस वक्त कई सारी खबरें आ रही है निकल करके कुछ जो अहम सड़कें हैं या नेशनल हाईवेज है उस पर बंदिशें हैं, रुकावटें हैं और जल्द इसे खोला जाएगा, क्या कुछ है ग्राउंड से? आमिर देखिए, जम्मू में मौसम तो आज पूरी तरह दिन जो है वो साफ ही रहा। देर रात काफी बरसात हुई, काफी तेज बरसात हुई, जिस कारण कई जगह जो है वो मलबा आ गया था सड़कों के ऊपर। और सबसे बड़ा स्ट्रेच जो है वो डिस्टर्ब रहा वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रहा। उसके अलावा जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें वो चल रहा है, बीच बीच कुछ जगह से पत्थर जरूर गिरे लेकिन उसने ट्रैफिक को इतना अवॉइड नहीं किया। ओवरऑल जो मूवमेंट थी गाड़ियों की वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच वो रोक की गई है कि जब तक नेशनल हाईवे जो वहाँ पर जो मलबा है उसे क्लियर नहीं किया जाएगा, जो उससे आया हुआ रोड के ऊपर आया हुआ है, तब तक हाईवे खोलना मुमकिन नहीं है। वहीं उधमपुर का वो स्ट्रेच जो कि काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था,
वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग भी हल्के में की जा रही थी, लेकिन जो बरसात हुई उसने कहीं ना कहीं फिर से जो है कुछ वाहनों को गड्ढों में फंसा दिया, कुछ वाहन नजर भी आए फंसे हुए। तो ऐसे में नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा और पर्टिकुलरली रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ जगह जो है शूटिंग स्टोन हुए हैं। तो आप तो सीधी सीधी जैसे बरसात होती है तो तुरंत वहां पर जिसको मॉनिटर किया जाता है किस जगह ज्यादा जो है वो लैंडस्लाइड हो सकती है, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का जानी नुकसान ना हो इसकी कोशिशें की जाती हैं। ओवरऑल आज तक की प्रेडिक्शन थी बरसात की, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें वहां पर पूरे दिन बरसात नहीं हुई और वेदर खुला हुआ रहा। हालांकि टेम्परेचर जो है डिप हुआ है, पहले से कम हुआ है, लेकिन अब कल से जो है वो वेदर क्लियर ही बताया गया। तो यकीनन जैसे जैसे मौसम साफ रहेगा, जो सड़कें कहीं ना कहीं बाधित हुई हैं वो आगे वहां पर मशीनरी पहुंचे के उन्हें साफ करेगी और सड़कें जो है खुल पाएंगी ताकि कनेक्टिविटी फिर से दुरुस्त की जा सके। जी आप बिल्कुल विक्रम, थाड़ वाला जो इलाका, वो ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार इससे पहले भी फ्लड सिचुएशन में, ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे विक्रम कि क्या वो इलाके अभी सुरक्षित हैं, आवाजाही वहाँ पे पूरी तरीके से हो पा रही है? क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से तबाह नजर आई, बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पाई, लेकिन आने वाले दिनों के लिए क्या ये रास्ते अभी सुरक्षित कर दिए गए हैं, महफूज हैं? देखिए आमिर, मैं आपको बता दूं कि दो लाइन्स, दो ट्यूब जो थी नेशनल हाईवे की, यानी कि दो रास्ते जो थे, दो ट्यूब जो थी, वो एक वहाँ उस इलाके में थर्ड इलाके की बात की जाए तो वहां पर ये दोनों ट्यूब पूरी तरह से, यानी कि दोनों लाइन्स जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ जो था पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जो था वो उसको तबाह कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी काफी दिनों के बाद रेस्टोरेशन जो है वो की गई और सिंगल लाइन वहां तैयार की गई ताकि एक ही लाइन से जो है आवाजाही हो सके। हालांकि कुछ देर तो इसको टेम्परेरी रखा गया, लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में इस बारिश शुरू होने से पहले ही जो है यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी होने की वजह से या नीचे जगह जो है वो पूरी तरह से सटीक ना होने की वजह से वो ब्लैक टॉपिंग जो है अब इस बारिश में कहीं ना कहीं उखड़ती हुई नजर आ रही है, गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। इस वजह से कई गाड़ियां जो है वहां पर फंसी हुई और वहां से निकालना जो है वो मुश्किल हुआ। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी काफी समय तक ये हालात जो है यहाँ पर ये स्ट्रेच जो है थर्ड का, ये सिंगल लाइन ही रहेगा, यहाँ पर सिंगल लाइन से ही आवाजाही की जाएगी। प्रपोजल ये तैयार किया जा रहा है कि इसके साथ से जो है अलग एक ब्रिज जो है वो तैयार किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर इस जगह पर नेशनल हाईवे बनाना जो है दूसरी लाइन को तैयार करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अगर उसके साथ छेड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे और नीचे आएगा और ये दिक्कतें कहीं ना कहीं और पैदा होंगी। इसलिए ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल सिंगल लाइन रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही जो आगे ब्रिज बनाया जाता है या फिर किसी और तरह की कनेक्टिविटी जो है वो दी जाती है, ताकि यहाँ से फिर डबल लाइन जो है वो तैयार की जाए और जिस वजह से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो खुला रहे। और थर्ड इलाके की वजह से जो सिंगल लाइन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं घंटों घंटों जाम जो है वो जरूर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिलता है जब राष्ट्रीय मार्ग खुला भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो सफर महज 3 से 4 घंटे में श्रीनगर से जम्मू तक किया जाता था, अब वो 10 से 12 घंटे या 12 से 13 घंटे जो है वो जरूर लगते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेच में जो है लंबी लंबी कतारें और कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो जरूर देखने को मिलता है। फिलहाल अभी बारिश है जिस वजह से जो ब्लैक टॉपिंग का थोड़ा बहुत काम किया गया था वो फिर दोबारा से उखड़ चुका है, लेकिन अब दोबारा उसको रिस्टोर जो है वो किया जाएगा। फिलहाल अगर ये बात की जाए तो टेम्परेरी यहाँ से अभी जो है गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन वो गाड़ियां वहां से सिर्फ रेंगती हुई नजर आएंगी, ना कि अपनी स्पीड में जाती हुई नजर आएंगी, रेंगती हुई नजर आएंगी और जिस वजह से वहां पर जाम की स्थिति भी थोड़ी बहुत ही बनी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है अभी फिलहाल रहेंगी जब तक कि जो ये पूरा थर्ड इलाका जो है, जो ये स्ट्रेच जो है, यहाँ पर इसका अल्टरनेट जो है वो नहीं ढूंढा जाता, क्योंकि अगर उस पहाड़ को छेड़ा जाता है तो वो पहाड़ पूरा का पूरा फिर दोबारा नीचे आ जाएगा और फिर ट्रैफिक बहाल करना कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो दिक्कतें होंगी, बल्कि नामुमकिन होगा। और आने वाले दिनों में जहां तक हम समझ पा रहे हैं नेशनल हाईवे या फिर मुगल रोड या फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये दो सड़कें हैं जिसकी वजह से जम्मू और श्रीनगर का एक बेहतरीन राब्ता रहता है और इसी की वजह से आवाजाही भी होती है। शुक्रिया तमाम तो बेहतरीन मालूमात के लिए विक्रम। ख्वाहिश आपकी तरफ आएंगे, जिस तरह की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं और बात भी कर रहे थे मुगल रोड की और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, दोनों जगह पे बंदिशें इस वक्त कहीं कहीं नजर आ रही है कुछ कुछ पॉइंट पे। और अगर ये बंदिश यूं ही रही, गाड़ियां यूं ही फंसी रही, तो क्या आने वाले दिनों में जब हेवी ख़ासतौर पे बर्फ़बारी होगी या रेन बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या सूरत हाल और बिगड़ सकती है? और हर साल की सिचुएशन ये है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार इन तमाम तर मसले को जल्द से जल्द क्यों नहीं इसका सॉल्यूशन निकालती है और एक ऐसा हल क्यों नहीं तलाश करती है जिसका आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से मसले ना हो? क्योंकि हम देख रहे हैं हर साल ये प्रॉब्लम होती है, हर साल लोग कहीं ना कहीं पिसे जाते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। आमिर देखिए, अगर मैं बताऊं कि जो हाईवे अभी प्रेजेंट जो हाईवे है इस पर जो पहाड़ों की कटिंग हुई थी
उससे पहाड़ जो है वो डिस्टर्ब हुए। वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से पहाड़ डिस्टर्ब चल रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में नजर आई। तो उसका अल्टरनेट कुछ टनल्स बनाने का किया गया, लेकिन वो टनल्स भी जो है वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। अब इसमें अब एक अल्टरनेट यही निकलता है कि जो अलाइनमेंट है उसे कुछ थोड़ा चेंज किया जाए, ताकि कोई ऐसे अलाइनमेंट से टनल्स गुजारी जाए जहां पर रॉक थोड़ी स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, और जो पहाड़ है उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। अभी के समय में जो अलाइनमेंट है, आज भी अगर बरसात होती है तो डिस्टर्ब होती है, और ऐसे ही सिचुएशन रही आने वाले 10 साल के बाद भी जो सिचुएशन है वैसी ही बनी रहेगी। अगर इस दौरान कोई नई अलाइनमेंट या नया पोर्शन अलाइनमेंट का उसे जो है वो नहीं यूज किया जाता या नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाता, तो कश्मीर के लिए कनेक्टिविटी जो है अवरुद्ध ही रहने वाली है। पर्टिकुलरली अब तो रामबन के बाद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी जो है उसका थरड़ इलाका, उसका जो पहाड़ जो खिसका है वो भी एक बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया नीचे धंस रहा है। तो जैसे जैसे वहां पर गाड़ियां गुजरती हैं, जमीन नीचे धंसती है, फिर बरसात होती है, फिर जमीन नरम होती है, गाड़ियां लोड पड़ता है और जमीन नीचे खिसक जाती है, तो वहां भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ओवरऑल ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग इस समय इशू है। कितनी बड़ी मशीनरी ले आए, कितने बड़े इंजीनियर्स ले आए, लेकिन नेचर के आगे कुछ नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऑल्टरनेट का यही है कि अगर आपको कंटिन्यू हाईवे आगे भविष्य के लिए इसको दुरुस्त रखना है, तो आपको एक ऐसी अलाइनमेंट बीच में तैयार करनी होगी जो कि प्रेजेंट डिस्टर्बिंग एरिया से थोड़ी हटकर है, ताकि आपको ऐसा स्ट्रेच मिल जाए जो कि थोड़ा मजबूत हो और पहाड़ियां वहां पर ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कई बार टनल्स बनाई जाती हैं तो वो इस तरह से बनाई जाती है, इसमें विदाउट ब्लास्टिंग के कोई टेक्नोलॉजी यूज होती है। आजकल बड़े अलग अलग मेथड हैं, चाहे न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है या फिर जो पारंपरिक तरीके से टनल्स बनाई जाती थी, बड़े सारी हैं। आजकल टीबीएम से भी खुदाई होती है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि टनल भी निकले और पहाड़ ज्यादा उनको डिस्टर्ब ना हो, तो यकीनन एक ऑप्शन बन सकता है। तो वो उस पर विचार करना होगा जम्मू कश्मीर सरकार को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को, और कश्मीर के लिए आगे भविष्य के लिए ऐसी कनेक्टिविटी देनी है जो किसी बरसात से, स्नोफॉल से, लैंडस्लाइड से अवरुद्ध ना हो। अन्यथा अगर इसको लेकर प्लानिंग नहीं की जाएगी, जो आज हाल है आगे और रहने वाला है, और आगे जीवन और बदतर होता जाएगा, क्योंकि और कई इलाके हैं जो लगातार पहाड़ दरकने से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल से बहुत बड़ी बात कही आपने ख्वाहिश, और ये सारी चीजें सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा, एक प्लान करना होगा दूरदर्श नताइज के लिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये यूं ही जारी रहेगी, लोग हर साल पिसते रहेंगे, और आपको इन प्लान पे एक साथ बैठ करके काम करना होगा, ना कि एक सियासत के पेश नज़र आप कहें कि नेशनल हाईवे हमारे हवाले कर दीजिए। किसी के भी हवाले करने से कुछ नहीं होने वाला, जूं कि तूं रहेंगे मसले, क्योंकि सेम मशीनरी, सेम अमला और सेम लोग, सेम टीम सरकार के पास भी जा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो है ही, तो मसले का हल कहीं नहीं निकल रहा। खैर, मैं रामबन का रुख करूँगा, खुर्शीद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ख्वाहिश, वो कौन कौन से टनल्स हैं या फिर हाईवे है जहाँ पे पहाड़ों को डिस्टर्ब करने के बाद सूरत हाल और बिगड़ी, और क्या उसके ऊपर कोई ऐसा प्लान बनाया गया जिसकी वजह से लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिले? क्योंकि जरा सी मौसम बिगड़ती है, सूरत हाल बिगड़ती है, फौरी तौर पे यहाँ पे रास्तों को बंद करना पड़ता है, और अभी तो शुरुआत है। जी आमिर, देखिए, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, ये सबसे प्रॉब्लम वाला इलाका जो माना जाता था पूरे जम्मू कश्मीर, वो रामबन और बनिहाल का एरिया था, जहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश हो तो वहाँ पे लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है ट्रैफिक को कई दिनों तक रोकना पड़ा। तो सरकार ने जो NHI है उन्होंने एक सर्वे किया था, इसमें कई टनल जो है वो खुदे, सबसे बड़ा जो डिस्टर्बन एरिया था वो पैंथाल के पास था, जहां पूरा पहाड़ वो खिसकने की वजह से 2-3 दिन तक जो है गाड़ियां रोकनी पड़ती थी जब तक वो साफ ना हो। तो उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, NHI ने यहाँ पे कई ऐसे फ्लाईओवर बनाए, कई ऐसे टनल बनाए जिसमें थोड़ी सी राहत लोगों को मिली। अब इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो उधमपुर के इलाके में हो रही है इस वक्त, और जहाँ पे अगर मौसम खराब होता है तो वहां आपको पता है कि पूरा पहाड़ जो है, जब बारिशें हुई थी पिछले बार तो लगातार जो है 15 दिनों तक, 20 दिनों तक हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसानों को, जो सेब के मालिक है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो आज भी उसी एरिया पे जो है बारिश होने की वजह से जो है वो मलबा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। अगर रामबन और बनिहाल की भी बात करूं तो यहाँ भी कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड और भूस्खलन हुए, जिसकी वजह से रामबन और बनिहाल का एरिया भी बंद रखना पड़ा। और लेकिन ट्रैफिक अमले ने, जो इंतजामिया यहाँ का है, उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे तक रामबन और बनिहाल का एरिया जो है वो थ्रू कर दिया गया है। अगर इस वक्त की भी बात करूं तो इस वक्त अमर जी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है माल बरदार गाड़ियां हैं, काजीगुंड से जम्मू जाने की जो है इजाजत उन्हें मिल गई है, जो काजीगुंड में रोक दी गई थी गाड़ियां। तो
तो जो इस वक्त भी जो NHA ने कई जगह पे सर्वे जो है वो चेंज कर दिया है। अगर मैं बनिहाल की बात करूं, नाचलाना के मुकाम पर जो है जो टनल खोदने थे उनको जो है रोक दिया गया है, बिल्कुल रोक लगा दी है। और वहां पे जो बिस्लरी नाला है वहां से बड़े बड़े पिलर बना के एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जहां पे अगर लैंडस्लाइड आ जाती तो वो उस पे नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों या आने वाले सालों में जो है लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए NHA ने जो है वो सर्वे चेंज किया और बिस्लरी नाला से बड़े पिलर बना के जो है उस हाईवे को जो है लैंडस्लाइड से दूर होके जो 20 से 30 मीटर आगे कर दिया है उस फ्लाईओवर को, कि जो जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा है जो जगह जगह पे बंद होता है, तो आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए कई जगह पे जो है वो सर्वे को चेंज करके जो है दूसरी जगहों पे जो है काम शुरू कर दिया है। मैक्सिमम जो है 70% वो काम पूरा हो भी चुका है और अभी 30% काम उसमें बाकी है। तो आने वाले वक्त में जो है ये तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। लेकिन इसमें जरूरत यह है कि NHA और मरकजी सरकार जम्मू श्रीनगर खोलने होंगे, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। जो सड़कें हैं अगर उसमें 30% काम रुका हुआ है तो फौरी तौर पे उसे दुरुस्त भी करना होगा, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका और ख्वाहिश आपका तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। शुभम हमारे साथ कटरा से जुड़े हुए हैं, जहाँ से कई सारी ट्रेनें रद्द हुई थी। हमने देखा था एक साथ मौसम की सूरत हाल बिगड़ी, उसके बाद पटरियाँ उखड़ गए, स्टेशन पे और स्टेशन के बाहर ट्रेनें खड़ी रही और उसके बाद सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हुई। और जो एसेंशियल्स के लिए जो ट्रेनें दी गई थी उन ट्रेनों में कहीं न कहीं लगातार रुकावटें हमने देखी, कैंसिल्ड देखी ये ट्रेनें और लोगों को परेशानी हुई। खासतौर पे शुभम, ये आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा कि ट्रेनों के हवाले से अब तक क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आया। बिल्कुल, हमें देखें जिस तरीके से पहले कई सारी रेल अगस्त से लगातार स्थगित चल रही थी और इसी बीच पहले वीक ऑफ अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो कई सारी गाड़ियां हैं जिनका परिचालन जो है वो धीरे धीरे अब पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो जम्मू से चलने वाली नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो, ये जो पहले से ही गाड़ी चल रही थी। राजधानी गाड़ी जो है उसे शुरू कर दिया गया है। जोगनेरी ऋषिकेश और जम्मू तक चलने वाली विशेष गाड़ी से स्पेशल एक्सप्रेस है उसे शुरू कर दिया है। हाँ, जो कटरा से चलने वाली गाड़ियां हैं वो लगातार अभी 15 अक्टूबर तक स्थगित ही दिखाई जा रही हैं, क्योंकि कटरा और जम्मू के बीच का जो रेल मार्ग है उसे अभी पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाया है। रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा लगातार काम जो है उस वहां पर चल रहा है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक जो है सभी गाड़ियों का परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। रद्द गाड़ियों की बात करूं तो जिसमें सबसे पहले जम्मू में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत जो कटरा और अमृतसर के बीच हाल ही में शुरू हुई थी जून महीने में, वो भी गाड़ी जो है ये लगातार जो है वो अभी तक स्थगित है। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलने वाली सिर्फ और 4 गाड़ियां हैं जो रोजाना सफर तय कर रही है, जिनमें मालवा एक्सप्रेस हो, स्वराज एक्सप्रेस हो, उसी के साथ साथ नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूं या फिर जो हफ्ते में एक बार अंडमान एक्सप्रेस गाड़ी चलती है, ये गाड़ी है जो रोजाना कटरा से चल रही है। इसके अलावा तमाम गाड़ियां जो है वो अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। तो इन तमाम सब चीज़ों के हवाले से जो चीज़ें हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा रही है, लेकिन अब तक वादे ही हुए हैं। शुभम, कब तक उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और स्टेशंस पे, प्लेटफॉर्म्स पे इंतज़ार कर रहे इन लोगों को कब राहत होने की उम्मीद है? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरीके से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करूं तो काफी ज्यादा खराब मौसम भी था, जिसके चलते लखनपुर से जम्मू तक का रेलवे का जो रूट है वो अलग अलग जगह पर प्रभावित हुआ था। उसे लगातार रिपेयरिंग किया जा रहा है। 2 पुल की अगर मैं बात करूं, जो एक विजयपुर और सांबा के बीच पड़ता है, दूसरा चक जो पठानकोट और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला पुल है, वो भी एक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। डबल लाइन नहीं, एक तरीके से सिंगल लाइन जो है वो चल रही है रेलवे की, जिसके चलते रेलगाड़ियां जो है वो प्रॉपर समय पर नहीं चल पा रही हैं। ये एक बड़ा फैसला तभी रेलवे के द्वारा लिया गया है कि सभी गाड़ियां जो है उन्हें नहीं चलाकर जो ज्यादा जरूरतमंद गाड़ियां हैं उन्हें चलाया जा रहा है। काम चल रहा है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि 15 से 16 अक्टूबर के बाद सभी गाड़ियां जो है वो एक बार फिर पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम तर अपडेट के लिए शुभम। और जिस तरीके की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जल्द से जल्द और इन लोगों को अब मजीद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उधर खबर आ रही है जम्मू का रोपवे जो शहर की टूरिज्म की शान था, अब खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता माह बारिश और बाढ़ ने
पीर खो जो एक इलाका है वहां से महामाया तक जाने वाले इस रोपवे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 मंजिला ऊंचाई तक यहां पे पानी था। जिस रोपवे से लोग जम्मू की तवी नदी और पहाड़ियों की तरफ नज़ारा देखते थे, खूबसूरती को निहारते थे, उसी रोपवे के नीचे बर्बादी का मंजर पसरा हुआ नजर आया। पिछले माह आई हुई बारिश के बाद बाढ़ की सूरत हाल ने 2 मंजिला इमारत तक पानी यहाँ पे पहुंचा था। पार्क, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट सब कुछ बर्बाद हुआ। कई कैबिनों के शीशे टूट गए और पिलर्स भी खराब हो गए। अफसरान का कहना है कि इन प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए चाहिए और प्रस्ताव सरकार को भेजे जा चुके हैं, लेकिन मंजूरी कब मिलेगी इसे कोई नहीं जानता। इससे मुकामी लोगों के रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ा है। आसपास के लोगों के लिए रेस्टोरेंट की कमी खल रही है और मुकामी दुकानदारों का कहना है कि रोपवे बंद होने से उनका कारोबार ठप है। सयाहों की जानिब से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे इन रोपवे को खोला जाए। हम आपको पेश करते हैं इस शहर की अलग अलग खास तौर पे कारोबारियों से जुड़ी हुई बातचीत, रोपवे के ऊपर बनी हुई खास रिपोर्ट और उसके अलावा इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड से इन तमाम हकीकत को आपके सामने में लाया है। इस समय हम पीर खो में मौजूद थे, जो कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और मंदिर के साथ ही एक रोपवे प्रोजेक्ट है। यानी जो भी श्रद्धालु टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्हें महामाया टेम्पल अगर जाना होता है तो इस रोपवे के सहारे जाते थे। ये कुछ टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट साहब कहाँ से आए हैं? हम तो कर्नाटक से आ गए। ये से गोवा के बॉर्डर के पासो है हमारा वो NPCL कईगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कईगा, उसके सामने हमारा गांव है। उधर से सभी देखने के जम्मू के लिए पहला बार आ गए। मेरा मिसेस के साथ 2 ही आए हैं। ये बहुत सुंदर है। हमारा सीखते थे जम्मू है तो स्वर्ग है, इसीलिए आए। खुशी है कि गुफा देखने के लिए आए थे, मंदिर देखने के लिए आए थे। ये जम्मू तटी तवी का इसका देखने के आए थे। लेकिन क्या करूं, भगवान की इच्छा है, बरसात पड़ गई, इसीलिए बहुत कष्ट से इधर से आ गए। उधर भी मंदिर देखने गए थे, वो भी बंद है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति थी। आपने देखा होगा नदी, तो यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है। तो क्या सरकार से आप क्या चाहेंगे कि वापस वो सब चीजें दुरुस्त? मैं एक दुखी का बात है, भगवान ऐसा ही किया है हमको। ये जो पर्सन है, हम मंदिर देखने के लिए आए थे ना, तो रोपवे से जाना था। हाँ, रोपवे जाने के लिए क्या गिर बंद है। तो हमारा वो जीवन में देखने के मिलते नहीं मिलते मालूम नहीं। ये बहुत दूर से आए ना, इससे सभी नदी, ये गार्डन था, गार्डन सभी मिट्टी में हो गए हैं। मंदिर में कोई लोग नहीं है। उसके पार करे तो बहुत लोग आते थे, हम भी आते थे, लेकिन हम आ गए, लेकिन जाने को नहीं जाते ना, रोप नहीं। तो अगला मेरा भी एक विनती, जल्दी से जल्दी से हम सबको अच्छी होगा। एक टूरिस्ट के लिए सभी वो झोला सेतु, वो रोपवे चलना चाहिए वापस लगना। पैसा दे दीजिए, नहीं तो रिक्शा भी चाहे तो मालूम नहीं, वो करे तो भी बहुत अच्छी होगा। पैदल भी बहुत लंबा रास्ता है, सबको करे तो भगवान भी वो सरकार सभी अच्छे करे। मैम आप बताइए कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छी। दर्शन किए हैं? दर्शन। और भी इच्छुक हैं कहीं और मंदिर भी जाना है? ठीक है। तो ये टूरिस्ट है, कर्नाटका से आए हैं, तो रोपवे ना होने की वजह से यहाँ पर दर्शन करके आप वापस लौट रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो रोपवे इस त्रासदी के बीच में जो जिसे नुकसान हुआ है, अब वो वापस जो उसे सरकार उसे जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि यहाँ पर हजारों सैकड़ों जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो इस रोपवे का यानी पीर खो से महामाया तक जाने का जो रोपवे उसका आनंद ले सके। और खास तौर पर इस तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि बहुत ही कम ये दुकानदार देखिएगा यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको खाली नजर आ रहा होगा। कुछ दुकानें खुली हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यात्री यहाँ पर नहीं है, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो बाढ़ जैसी स्थिति थी, यहाँ पर नुकसान पहुंचा। उस नुकसान के चलते कहीं ना कहीं इनका भी लॉस हुआ है, इनके व्यवसाय को जो है वो काफी फर्क पड़ा है। और अब रोपवे
की उम्मीद है कि जल्द रोपवे चले ताकि इन लोगों को राहत मिले, यात्री आए, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे, उस रोपवे का फायदा ले ताकि इनका भी व्यवसाय जो है यहाँ पर चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, पीर खो, जम्मू। पीर खो में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं जिनका व्यवसाय टूरिस्ट और तमाम उन यात्रियों के साथ जुड़ा हुआ था। ये हैंडलूम का इनका कार्य है। रोपवे बंद हो चुका है, काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो इन्हीं से जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। गुप्ता साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों काफी यहाँ पर त्रासदी हुई है, मंदिर के आसपास भी काफी नुकसान हुआ और सबसे बड़ा जो आपका इफेक्ट हुआ है वो रोपवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कितना नुकसान उसको तो हुआ, तो आपको कितना झेलना पड़ा? बेसिकल क्या है, ये खाली बाढ़ की तरह नहीं है, ये पूरा साल ही जो इस तरह का रहा है। पहले तो हमारे यहाँ जंग रही, जंग का माहौल रहा, 2 महीने काम खत्म हो गया। उसके बाद ये बारिश का माहौल रहा, उसके बाद काम बंद हो गया, फिर यात्राएं बंद हो रही हैं। अभी भी आज 5 से 7 तक यात्रा बंद की हुई है। जब इस तरह की यात्राएं बंद रहेंगी, टूरिस्ट तो वैसे भी नहीं निकलेगा। जो एक टिकट करवाएगा उसको पता है यात्रा बंद हो गई तो वो टिकट कैंसिल करवा देगा। तो उसके तहत जो लोग हैं, वैसे भी अदर स्टेटों ने अपने पब्लिक को कहा हुआ है कि आप अपनी रिस्क पे जा सकते हैं, रिस्क के बिना नहीं आप जा सकते हैं। इसीलिए यात्रा तो बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। अब साल हो गया हमें, ये साल समझो खत्म होने वाला है, भूखे मर रहे हैं। जहाँ पे काम के नाम पे जीरो है। रोपवे जब चलता था तब फिर लोगों का आना जाना? नहीं, रोपवे जो चलता था ना, ये बेसिकल पहले ही इन्होंने थोड़ा गलत लगाया था रोपवे। इनको मुबारक मंडी से लेके जहाँ से फिर ममाया से बाबे लगाना चाहिए था। इन्होंने जो आधा छोड़ा हुआ है, ये इनका प्रोजेक्ट है मुबारक मंडी से। अगर मुबारक मंडी से भी लगवा देना, उससे थोड़ा संख्या बढ़ सकती है, उससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ सकती है कि मुबारक मंडी किला है, किला भी लोग देखेंगे। इसी बहाने रोडवे का भी जो कार्य चलेगा। पहले जब रोडवे लगाया तो रेट जो कम थे, अब इन्होंने रेट बड़े हाई कर दिए हैं, इसीलिए टूरिस्ट आता नहीं है। जो सर, अब तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अभी हम अब तो टोटली खत्म हो गया है। अब तो टोटली खत्म हो गया। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अब नहीं बनाएगी इसको, क्योंकि वो फंड नहीं है। फंड कहाँ से लाएंगे? वो हमारे वैसे आपकी अपील क्या गवर्नमेंट से? कि गवर्नमेंट से अपील यही है कि एक तो पीरको का मोहल्ला सुधारें। ये देखिए, आपने रोड भी देखे होंगे आते हुए, पूरे रोड का सत्यानाश हुआ है। जहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक कितना मलबा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। जहाँ पे तो सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। तो अब गंडोला बंद हो गया, इसको भी जल्द से जल्द शुरू करें तो चलो आती है। एक तो 83 जहाँ पे आई थी 1988-89 में, तो उस टाइम कब पानी काफी आया था। बस जीबल हमारा जहाँ जीबल वगैरह सारे जहाँ पे पानी आया हुआ था। उसके बाद अब 2025 में आई है। तो चलो, मालिक की जो करनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम लोगों की क्या करनी है वो हमने करना है। हमारी सरकार क्या चाहती है, उनको चाहिए कि जो हमारी पब्लिक को जो डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरा करें और इसको गंडोले को भी शुरू करें, हमारे एरिया को भी शुरू करें, टूरिस्ट को कैसे बढ़ाना है वो भी शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ गुप्ता साहब थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि एक तो त्रासदी आई है, नुकसान हुआ है और इस नुकसान के साथ साथ इनके व्यापार को कितना फर्क पड़ा है वो इन्होंने बताया है। तमाम यात्राएं बंद हैं, लगातार एडवाइजरीज आ रही हैं। जैसे यहाँ पर रोपवे गंडोला था, प्रोजेक्ट था, वो बंद हो चुका है और इनकी यही अपील है सरकार से कि इस गंडोला प्रोजेक्ट को एक तो मुबारक मंडी से स्टार्ट किया जाए, दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो अभी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है इसे सरकार जल्दी से ठीक करे ताकि वापस से यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना जो है वो रहे, तमाम यात्री यहाँ पर आए और इनका भी व्यवसाय जो है वो चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। इस समय मेरी मौजूदगी है जम्मू का ऐतिहासिक मंदिर पीर खो और पीर खो में जो रोपवे बनाया गया था, यानी जो रोपवे स्टेशन है, वहां पर इस समय मेरी उपस्थिति है। पिछले दिनों आई बाढ़ जो कि तवी नदी ने विकराल रूप धारण किया था और इस रोपवे को बेहद नुकसान पहुंचा है, यानी करोड़ों रुपए का नुकसान हम जो है वो कह सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। अब आप ये देखिएगा तस्वीरें, ये हम इस समय जिस रोपवे के पास खड़े हैं, ये सब कुछ तहस नहस हो गया था। ये मिट्टी कीचड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुर्सियां, ये तमाम पार्ट्स सारे डैमेज हो चुके हैं और ये रोपवे देखिएगा जिसके थ्रू यहाँ से गंडोले को उस मंदिर तक यानी महामाया मंदिर तक भेजा जाता था, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। ये एवीआर रूम, तमाम सब चीजें जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं। मैं गोकुल से कहूँगा वो आगे भी दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये पूरा जो कैबिन्स होते हैं, ये कैबिन्स पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, टूट चुके हैं
क्योंकि ये देखिएगा इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी हाई कास्ट होती है। यहाँ पर हालांकि कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिएगा कि ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं और डैमेज हो चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पीर खो से महामाया मंदिर, अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये रोपवे यहाँ से चलता था और ये प्रॉपर जो सामने आपको वो पहाड़ी नजर आ रही है वहां पर महामाया टेम्पल है। आप वो देखिएगा, अगर थोड़ा सा क्लोज करके गोकुल जो है वो दिखाएं, ये महामाया टेम्पल है। यहाँ तक जो है ये रोपवे चलता था, यानी जो भी टूरिस्ट यात्री पीर खो भवन दर्शन करने आते थे वो यहाँ से गंडोला राइड करके सीधा मंदिर की तरफ जाते थे, यानी महामाया मंदिर जो पहाड़ी पर वो नजर जो है वो आपको आ रहा है। और जो महामाया आते थे वो यहाँ से पीर खो, यानी ये 2 लाइन है, एक तो यहाँ से है, दूसरा है बहू से महामाया, महामाया से बहू, और इस तरीके का एक रूट बनाया गया था जो बहू से महामाया चलता था, महामाया से फिर यहाँ पर पीर खो की तरफ। हालांकि वो लाइन जो है वो सुचारू है, वो चल रही है, इसको काफी नुकसान पहुंचा है। अभी इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये ऊपर देखिए कि तमाम जो यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं वो काम तो कर रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों का वो कहना है कि यहाँ पर जो है वो इस काम को करने के लिए लगभग काफी पैसे की जरूरत है, यानी लगभग 6 करोड़ रुपया चाहिए इसको वापस वो करने के लिए। सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, लिखा गया है, लेकिन भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर उस त्राटसी में हुआ। जो बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने थे, तवी नदी, और मैं इस तरफ आपको तवी नदी का भी एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये तवी नदी का व्यू है। अभी भी इसमें जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा है। तवी नदी आपको दूर दूर तक देखिएगा। ये सिदरा वाला ब्रिज है पीछे, और ये पानी का बहाव, और आप अंदाजा लगाइएगा, सोचिएगा, सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ पर उस समय क्या स्थिति रही होगी जब विकराल रूप धारण किया। ये पूरा पानी काफी हाइट तक, यानी लगभग 20 से 25 फीट तक जो है वो पानी यहाँ ऊपर तक गया है। क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में साक्षी हैं, ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ के हालात देखकर ये पता चल रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन हुई होगी। अगर यहाँ से मैं गोकुल को कहूंगा कि बाहर भी आपको एक नज़ारा जो है वो जरूर दिखाएंगे। आप देखिएगा कि ये पूरा रोप वे का यहाँ से जो भी टूरिस्ट आते थे, यहाँ पर टिकट काउंटर तमाम सब चीजें एस्टेब्लिश थी, लेकिन ये पूरी तरीके से सारा के सारा जो है वो डैमेज हो चुका है। आगे आके भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास आपको करूंगा कि ये भयावह स्थिति थी वहां पे। गनीमत ये रही कि तब यहाँ पर कुछ लोग नहीं थे, स्टाफ ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। तो पूरी तरीके से ये करोड़ों रुपए का नुकसान इस बाढ़ की वजह से, जो पिछले दिनों आपदा जैसी सिचुएशन जम्मू के अंदर हुई थी, जिसमें ये इलाका भी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और आज कहीं ना कहीं यात्रियों की, उन टूरिस्ट जो पर्यटक हैं और तमाम जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उनकी भी डिमांड है कि इसे जल्द ठीक किया जाए ताकि ये वापस यहाँ से सुचारू हो, और सुचारू होने के बाद लोगों को एक सुविधा मिले और इनका रोजगार भी जो है वो यहाँ पर चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, पीर खो, जम्मू। कहते हैं कि तालीम रोशनी है, लेकिन पुलवामा के बेहद खूबसूरत और दूर दराज इलाके में बांजंग संगेरवानी में तालीम अंधेरे में डूबी हुई है और कच्ची दीवारें, टूटी हुई छतें, कीचड़ भरे हुए कमरे, और उन्हीं में बैठ करके बच्चे अपना मुस्तकबिल पढ़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। ये ज़िला पुलवामा का आखिरी गाँव है जहाँ लोग सादगी से ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़िंदगी ज़्यादातर मुश्किल होती है और ज़्यादातर मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये वो सपना जो ये देख रहे हैं धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। सरकारी प्राइमरी स्कूल बांजरण में 40 बच्चे पढ़ते हैं। एक कमरा टूटी हुई छत और पुराने मिट्टी के मकान में, और दूसरा एक अस्थाई टिन शेड जहाँ पे पढ़ाई होती है। बारिश होती है तो ये बच्चे घर में रहने पे मजबूर होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी क्लासरूम नहीं होता। मुकामी लोगों का कहना है कि 2019 में स्कूल की बिल्डिंग की नींव रखी गई थी, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। लगातार ये लोग उम्मीद में हैं और सरकारी भरोसे के तहत। गवर्नमेंट कह रही है हमने इतनी अच्छी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की, लेकिन एज़ कम्पेयर टाउन से गांव में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की कमी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, 2009 में इसकी बिल्डिंग सैंक्शन हुई, लेकिन अभी तक टू मच अनफॉर्चुनेटली इसका काम नहीं लगा, अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी, और रेंटेड बिल्डिंग में अभी तक स्कूल चला रहे हैं 2009 से आज तक। PMPVG कुछ स्कीम के तहत इसका अप्रूवल के लिए भेजा है, और वो अप्रूवल उसका आ जाता, काम लगता, तो यहाँ पे बच्चे 40
40 बच्चे अच्छा खासा रोल है, तो वो भी अपना तालीम अच्छे से चला सकते थे। मजदूरी करता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से यही कि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर सकें। हमने खुद मजदूरी की है, हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे अब इस हाल में ना रहें, इसलिए गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ तवज्जो करें ताकि ये बिल्डिंग अच्छी से बन सके, हमारे बच्चे भी सही। बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर तालीम जरूरी है। सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो जो है तालीमी निजाम में काफी ज्यादा तब्दीली कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर सहूलियत मिले और उन्हें जो है बेहतर तालीम मिल पाए। इस वक्त हम जिला पुलवामा के बंजरन संगरवनी इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे जो है आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक रेंटेड स्कूल है और इस स्कूल में करीबन 40 बच्चे जो है वो ज़ैर तालीम है। एक तो ये एक रूम है और वो जो आप टीन का शड देख रहे हैं ये दूसरा रूम है और दो जो ये कमरे हैं इनमें करीबन 40 बच्चे जो है अपनी तालीम जो है वो हासिल करते हैं। इस बिल्डिंग की हालात इतनी खस्ता है कि बारिश जब भी इलाके में होती है तो बारिश का पानी जो है सीधा जाके क्लासरूम में घुस जाता है, जिससे कहीं ना कहीं पे जो बच्चे यहाँ पे ज़ैर तालीम है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इलाके के लोग जो है वो हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं और जिला प्रशासन से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी ओर तवज्जो दी जाए और स्कूल के लिए जो है एक नई बिल्डिंग बनाई जाए ताकि इस दूर दराज इलाके में भी जो ये बच्चे इस स्कूल में ज़ैर तालीम है उन्हें जो है बेहतर तालीम मिले और उसके साथ साथ उन्हें फैसिलिटीज भी यहाँ पे मिले। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इन लोगों की इस मांग को पूरा करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। और श्रीनगर जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ चल रही स्मार्ट बसें लोगों को और भी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जहाँ एक और ये बसें ट्रैफिक घटाने का काम करने के मकसद से लाई गई थी, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें पैदा कर रही है। ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तार, ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी, ये सारी शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि बसों में बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ख़ासतौर पर रोज़ाना लोगों को यहाँ पर खड़े होकर के जाना पड़ता है। श्रीनगर के मुकामी लोग परेशान हैं और बाहर के लोग तो मत ही पूछिए। महीने में 6-7 मरतबा मुश्किल से जगह मिलती है बैठने की, और वो भी कभी कभी। मुसाफिरों की सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला है, यानी शहर की सड़कें स्पीड और तेज़ ट्रैफिक की वजह से लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें होती है। बैटरी से चलती है बसें, लेकिन चूंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से और भी ज़्यादा हादसे को दावत देती हैं। और ठसाठस भरी हुई ये बसें, ओवरलोडिंग ये बसें कहीं ना कहीं एक बड़े आने वाले हादसे को अपनी तरफ बुला रही हैं। हालांकि ऑफिसर्स का कहना है कि इनके ऊपर 500 से ज़्यादा चालान हो चुके हैं, चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि फ्रीक्वेंटली बसें चलाई जाए, बसों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा परेशानी ना हो। शहर श्रीनगर में कई सारी डेवलपमेंट्स की गई, चाहे हम वहाँ पे सड़कों की बात करें, फुटपाथ्स की बात करें, यहाँ पे पार्क्स को डेवलप किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वो लगाए गए, नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ब्रिज की फेंसिंग की जा रही है। कई सारी सहूलियात को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें एक सबसे बड़ा एक कंटेंट अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पे स्मार्ट सिटी बसेस देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों तादाद में जो यहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। रिसेंटली सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया जिसमें बताया गया कि जो भी ख्वातीन हैं अब उनको स्मार्ट सिटी बसेस में चढ़ने के बाद कोई फेयर नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और इसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़ा एक कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है जिसमें खासतौर पर ख्वातीन को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और जो ख्वातीन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी या स्कूली बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन रिसेंटली कई ऐसी जो खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ख़ासतौर पर इन बसेस में अब बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग देखने को मिलती है और जो इनके लिए मुंतखब जो स्टैंड्स है वहाँ पर ये बसेस नहीं रुकती हैं, जिसकी वजह से जो ख्वातीन यूजुअली उन बस स्टॉप्स पे इंतज़ार करती हैं लेकिन वहाँ पे उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो उनके लिए एक सहूलियत पैदा हुई थी वही अब उनके लिए एक तशवीश का सबब बन गई है। हमारे साथ यहाँ पे एक ख़ास मेहमान है जज साहब, क्योंकि आप सहाफ़ी भी हैं और डेफिनेटली आपकी फैमिली भी है। आपने जब यहाँ पे स्मार्ट सिटी बसेस में देखा कि अब ख्वातीन को फेयर्स नहीं देने पड़ रहे हैं, उनकी आमदरफ्त काफ़ी ज़्यादा आसाइश हो चुकी है उसमें और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद बन गई है। आज की डेट में बताया जा रहा है कि अब वही ख्वातीन इससे ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, या अगर हम उन स्कूली बच्चों की बात करें जिनके सामने ये बसेस नहीं रुक रही हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, ये एक वेलकम स्टेप था जब यहाँ पे ये ऐलान कर दिया गया कि ख़वातीन के लिए अब कोई फियर नहीं होगा जो स्मार्ट बसेस में आप सफ़र करेंगी। पहले क्या मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपनी राय बताऊँ आपको कि जब इस बात का ऐलान किया गया तो मैंने उसी दिन मेरी मिसेस जो है, मैंने कहा कि अब तुझे किराया मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे कहीं जाना है तो किराया मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसी और हंस के कहा कि बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन वक्त गुजरता गया, आज मेरी मिसेस जो है वो बिल्कुल इनकार कर रही है इस बात से। वो कह रही है कि मैं इस बस में नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि जब ख़वातीन, हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर ये शिकायत आ जाती है कि जब ख़वातीन स्टॉप पे खड़ी हो जाती है, जहाँ पे हमारे ड्राइवर हज़रात स्मार्ट सिटी के देखते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन खड़ी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें इनसे पैसा वसूल नहीं करना है। ड्राइवर साहिबान अगर गाड़ी खाली भी हो तो वो रुकने की जहमत नहीं करते हैं। ये शिकायत आज आम शहर में है। तो इस तरह के इकदाम अगर सरकार उठाती है, उसके बाद फौरी तौर सरकार को ये देखना लाजमी बनता है कि जो अहकाम सादिर किए गए, उन अहकाम पे क्या ज़मीनी सतह पे यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारी ख़वातीन होती है, अक्सर बेशतर अगर आप थोड़ा सा अपनी मिसेज हो या घर में बहन हो, आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो वो तकलीफ सा महसूस करती है, वो बर्दाश्त नहीं करती है कि ऊंची ज़बान में उसके साथ बात की जाए। इसी तरह ख़वातीन जब उन्हें गाड़ी नहीं रुकती है तो वो अपने आप को अजीब सा महसूस करती है कि भाई हमारी इज्जत ही नहीं है, अब ड्राइवर साहिबान अब रुकते ही नहीं है। यही वजह है कि अब ख़वातीन ज़्यादा अहमियत नहीं देती है इन गाड़ियों की। सरकार को फौरी तौर इस बारे में इकदाम उठाने चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि ओवरलोडिंग होती है, जहाँ पे हमारे ड्राइवर साहिबान ये महसूस करते हैं कि मर्दों की भीड़ है तो वहाँ पर रुकना वो जायज़ समझते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे पैसा वसूल करना होता है। और जब सीटें बराबर आ जाती है, गाड़ी भर जाती है, ख़वातीन जब जाती है कि उन्हें मालूम है कि इनसे अब किराया वसूल नहीं करना है। ख़वातीन जब जाती है तो गाड़ी भर के होती है, तो वो खातून कहाँ जाएगी जिसके लिए सरकार ने ये मुफ्त सहूलियत रखी थी, वो नीचे ही आती है गाड़ी में। तो आपको नहीं लगता कि जो गाड़ियों की अभी तादाद है, अभी करीबन 100 के आसपास जायद हमें यहाँ पे बसेस देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि इस तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो इस तरह की करंट शिकायत हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम ओवरलोडिंग की बात करें या जिस कंजेशन की बात करें, तो इसमें कमी आ सकती है? देखिए, यहाँ पे सरकार ने पूरी अपनी जानिब से कोशिश की कि गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए, और उसके बाद गाड़ियों की तादाद बढ़ाई भी गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप 3 गुना भी गाड़ियाँ बढ़ाएंगे, वही सिचुएशन आपको नजर आएगी। देखना है कि ज़मीनी सतह पे कि जो ख़वातीन के साथ इस तरह का बर्ताव है, उस बर्ताव को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके ड्राइवर साहिबान हैं, स्ट्रिक्टली जब आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि आप ख़वातीन को नहीं उठा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डेफिनेटली ड्राइवर रुक जाएगा। और दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि आप देखिए, हमारे स्कूलों के नन्हे से बच्चे जो होते हैं, वो सुबह जब निकलते हैं तो स्मार्ट सिटी गाड़ी जो है, मैंने खुद मैं इस बात का शाहिद हूँ कि बच्चे, स्कूली बच्चे खड़े थे कहीं पे, स्टॉप पे खड़े थे, गाड़ी ने उल्टा वहां से रुक किया और बच्चों को छोड़ के आगे गाड़ी रुकी, वो बच्चे देखते रह गए। भाई ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? अगर सरकार ने इस किस्म के इकदाम उठाए हैं, जहां शिकायतें करते थे हमारे स्टूडेंट्स, शिकायत करते थे गाड़ी वाले हमारे किराया ले रहे हैं, वहीं पे यही बच्चे शिकायत करते हैं। अगर आप यकीन करेंगे, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो किराया मैं उनके हाथ में थमा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये स्मार्ट सिटी की गाड़ी जो है वो रुकने वाली नहीं है। यानी कि आपका मानना है कि जो कहीं ना कहीं में लोगों के लिए सहूलियत पैदा की गई थी, वो अब एक मसला बन चुका है, एक सबब ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं परेशानी का सबब बन चुका है। ये पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बना है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो देखे कि जो भी अहकाम सादिर किए हैं उन्होंने, क्या उस पर अमल हो रहा है। अगर अमल नहीं हो रहा है तो फौरी तौर आपको इकदाम उठाने की ज़रूरत है। भाई ड्राइवरों की आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में खाली लेडीज़ है तो आप पैसा हमें वसूल करो। ये सरकार की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। सरकार इनको नहीं धमकाती है कि हमें चाहिए, पूरा पैसा चाहिए आपकी गाड़ी में। उसमें सिस्टम एक खड़ा किया गया है सरकार की जानिब से, जिसमें लेडीज़ हो तो वहाँ पे बिल्कुल इन्हें खुद मालूम होता है कि कितनी लेडीज़ थी यहाँ पे। बिल्कुल आजकल कंप्यूटराइज्ड ज़माना है, सारा कुछ महसूस होता है, सारा कोई गलत ये नहीं दिखा सकता है कि मेरी गाड़ी में खाली लेडीज़ बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, चाहे हम सीटिंग्स की बात करें या जो इसमें पैसेंजर्स चढ़ते हैं उन सवारियों को बिठाने का तरीका अगर वो देखा जाए, चाहे हम फीमेल सीट्स को अलहदा कर पाएँ या मेल सीट्स को अलहदा कर पाएँ या बच्चों के लिए कुछ सीट्स मुंतखब करें, आपको लगता है कि कुछ अगर मैनेज किया जाता है तो जो ये लगातार शिकायतें लोगों की तरफ से मौसूल हो रही है स्मार्ट सिटी बसेस की तरफ से, ये कम हो सकती है, या इसके लिए कुछ और सजा असबाब करना पड़ेगा, चाहे हम उसमें क्वांटिटी जो है बसेस की उसमें अगर इजाफा करते हैं तो? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछली बार यहाँ पे एक और सर्विस लेडीज़ के लिए खुसूसी सर्विस का इनेकाद किया गया था। सेपरेट गाड़ियाँ थी लेडीज़ के लिए, उसमें खाली लेडीज़ चढ़ा करती थी। आज आप देखिए वो गाड़ियाँ कहाँ हैं यार। सरकार अगर कुछ स्टेप्स लेती है उसके बाद फॉलो नहीं कर पाती है। लोगों को सहूलियात देने का वादा तो किया जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पे फिर उसको देखा नहीं जाता है। इसमें अगर एक महीना लगातार ये देखा जाए कि क्या जो सरकार कह रही है क्या उस पर अमल हो रहा है, वैसा ही ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं।
बिल्कुल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार अपनी जानिब से कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो इनसे मुंसलिक है, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, तकलीफ नहीं कर रहे हैं देखने की ज़मीनी सतह पे। अगर आप इस किस्म के इकदाम उठाएंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। मजीद गाड़ियाँ मंगवाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो गाड़ियाँ चल रही है सफिशिएंट है, काफ़ी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मुमकिन नहीं होगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से ख्वातीन की तरफ से ये दरख्वास्तें भी आ रही थी और उनकी तरफ से इस मसले को लेकर जो है लगातार उनकी तरफ से इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उसी तरीके से हमने भी कोशिश की है कि आप सब तक ये बात पहुंचे और सरकार तक खासतौर पर ये बात पहुंचे कि जो सहूलियात सरकार ने इन ख्वातीन के लिए रखी थी, चाहे हम स्मार्ट सिटी बसेस में ट्रैवल करना हो या उसमें फ्री फेयर्स रखने हो या उनके लिए सीटिंग की जो अवेलेबिलिटी है उसको मुख्तसर करना या उसके लिए अलग गाड़ियाँ रखना, कई सारे इकदाम जो है सरकार की तरफ से उठाए गए थे, जिससे वुमन को जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जमीनी सूरत हाल कुछ बरकस नजर आ रही है, जहां पे मिसमैनेजमेंट एक बड़ा रीजन बन रहा है, जिसकी वजह से जो ख्वातीन जिनसे इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलना था, वही इससे सबसे ज्यादा इस वक्त जो है मुतासिर हो रही हैं। CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, सभी खबर सही वक्त पर। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली और रियासती सदर महराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को अब तकरीबन 1 माह होने को है। इसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर भर में आप ने सिग्नेचर मुहिम का आगाज किया। मकसद महराज मलिक की रिहाई के लिए हिमायत इकट्ठा करना और इंतजामिया पर दबाव डालना है। जम्मू के गुजर नगर में मुनक्किद काउंटर पर पार्टी के लीडर और कारकुनान लोगों से दस्तखत के ले रहे थे और घर घर जाकर भी राय लेने की मुहिम चलाई जा रही है। कारकुनान का कहना है कि ये सिर्फ सियासी मोर्चा नहीं बल्कि एक इंसाफ की दरख्वास्त है। उन्होंने CM उमर अब्दुल्ला को भी उनके वादे की याद दिलाई और कहा कि हुकूमत को जो यकीन दिलाया गया था उसे निभाना होगा। आपने साफ किया कि जब तक महराज मलिक रिहा नहीं होते तब तक ये मुहिम तेज रहेगी और पुरअमन तरीके से हिमायत जमा की जाएगी। डोडा से MLA और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष महराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को हुए अब जल्द लगभग 1 महीना हो जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनको छुड़ाने की मुहिम जो है वो चला रहे हैं और लोगों से भी जनसंपर्क जो है एक अभियान साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं जम्मू के गुजर नगर इलाके में हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर महराज मलिक के जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, यहाँ पर ये एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। इन्होंने एक यहाँ पर बाकायदा पोस्टर बनाया हुआ है और उस पोस्टर को यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम, कॉन्टैक्ट और डिस्ट्रिक्ट नंबर और उनके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के और भी काउंटर हैं जो अलग अलग जगह लगे हैं और मोर ओवर आम आदमी पार्टी इस समय ये चाहती है कि उनके जो अध्यक्ष हैं वो जल्द से जल्द रिहा किए जाएं, जो कि फिलहाल कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। यहाँ पर कई सारे इनके कार्यकर्ता, हम इनसे बात भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित कपूर। अमित जी, मुझे बताइए, सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, लगभग 1 महीना होने जा रहा है महराज मलिक को गिरफ्तार हुए। किस तरह से आम आदमी पार्टी इनको छुड़ाने के लिए कोशिशें और जद्दोजहद कर रही है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो काला कानून PSA के नाम से चल रहा है, पूरे देश में ऐसा कानून नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, जिस पे चाहे जो मजलूम और गरीब की आवाज़ उठाता है उस पर यह काला कानून लगाकर थोप दिया जाता है अंदर। आप मुझे बता दीजिए, क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं?
क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं? अगर जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, अगर 370 यहाँ पे हट सकती है, तो ये PSA नाम का काला कानून क्यों नहीं हट सकता? यहाँ की मौजूदा सरकार जो फुल मेजॉरिटी में हमारे ऑनरेबल CM साहब आए हैं, उन्होंने ये वादा किया था पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से कि जब भी वो फुल मेजॉरिटी में आएंगे तो सबसे पहले ये PSA हटाएंगे। हमारा जो शक की निगाह हमारी CM साहब पे जाती है कि अगर वो अपने MLA को नहीं बचा सकते तो मुझे बता दीजिए कि आम जनता के, आम कार्यकर्ता और आम यूथ को कैसे बचाएंगे? और हम जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की सेंट्रल सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि जो मजलूम और गरीब की आवाज़ उठाता था, क्या ये कसूर था महराज मलिक का? महराज मलिक का ये कसूर था कि वो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर हालात चेक करता था, वो स्टूडेंट से पूछता था, टीचर से पूछता था, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये कसूर था। महराज मलिक का ये कसूर था कि वो हॉस्पिटल में जाके ये चेक करता था कि डॉक्टर है कि नहीं है, वो पेशेंट का हालचाल पूछता था। वो बाकी जम्मू कश्मीर के MLAs की तरह सिर्फ कोई एक्सीडेंट हो जाता था या कोई घटना घट जाती थी तब वो हॉस्पिटल में नहीं जाता था। वो रूटीन वाइज हफ्ते 10 दिन में एक बार हॉस्पिटल में चक्कर लगाता था, स्कूलों के चक्कर लगाता था, और उसका कसूर बस यही था। जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन डोडा में स्पेशल गवर्नमेंट मुलाजिमों से एक चुने हुए MLA के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया गया। तो ये कहाँ का इंसाफ? चलिए, मुझे ये आपने अलग अलग बातें कही, लेकिन ये जो आप सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, आपको लगता है इससे आम जनता के बीच में एक राय बनेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा जल्दी इसको? जो सिग्नेचर कैंपेन है ये चलाने का एक ही मकसद है कि जो सरकार जो है 1 साल पहले जम्मू कश्मीर की आवाम से एक वादा करके गई थी कि हमारी फुल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, हम PSA नाम को जो है खत्म करेंगे जम्मू कश्मीर से। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी वो सरकार जो है आज तक खामोश है। हम वापस से पब्लिक का समर्थन जो है उस सरकार के पास लेकर जाएंगे कि दोबारा आपको जो है जम्मू कश्मीर की पब्लिक समर्थन दे रही है, अपना साइन करके दे रही है कि आप इस PSA नाम को जो है जम्मू कश्मीर से खत्म कर लीजिए और जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ दे दीजिए। आपकी लीगल टीम भी लगी हुई है, कहां तक बात पहुंची है? कल हमने देखा था जो आपकी पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है अप्पू सिंह एडवोकेट, वो भी बाहर आई थी, उन्होंने एक मैसेज दिया था महराज मलिक का। तो किस तरह से लीगल टीम काम कर रही है और क्या लग रहा है कब तक जो है कानूनी जो इसको लेकर प्रोसेस जो है तेज किया जाएगा? देखो, जो कानूनी प्रोसेस चल रहा है, हमें हाई कोर्ट से जो है पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे एडवोकेट जो है कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर हमारा जो है दुख है वो सिर्फ सरकार से है, CM उमर अब्दुल्ला साहब से है कि आपने अगर सरकार में आने से पहले वादा जो किया था 1 साल गुजरने के बाद उस वादे पे क्यों नहीं उतरा जा रहा है? अगर आपको जो है समर्थन में कहीं कमी है, हम दोबारा लोगों का समर्थन आपके पास लेकर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर घर में हम जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में जाएंगे। इस सिग्नेचर को लेकर हम दोबारा सरकार के पास एक समर्थन लोगों का देंगे कि आप इस PSA को जो जम्मू कश्मीर में जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको खत्म किया जाए। और इसके लिए हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे आज जो है इस कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक कितने सिग्नेचर हो चुके हैं और आपके पास क्या डाटा आया है, कितने लोगों का समर्थन अभी तक मिला? देखो, अभी काउंटिंग तो हो नहीं पाई, आपके सामने लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और अपना समर्थन दे